सबसे पहले हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है ना, कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में। हिस्ट्री में हमने पूरे अच्छे से, जैसे यूरोपियों का आगमन हमने पढ़ा, ठीक है, यूरोपी कितने कितने प्रकार के आए वो हमने पढ़ा, अलग अलग युद्धों के बारे में हमने चर्चा की। अब धीरे से जो है वो हम क्या करेंगे, पॉलिसीज के बारे में जाएंगे। तो अब दो पॉलिसीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि दो रूल्स आए, एक तो रहा कंपनी रूल या कंपनी शासन, ठीक है, जो कब से कब तक रहा, 1772 से 1858 के बीच में ये रहा, कंपनी शासन रहा, जिसको कंपनी शासन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस टाइम पीरियड में शासन किया जा रहा था या गवर्नमेंट संभाली जा रही थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आया क्राउन रूल। क्या आया, क्राउन रूल आया। अब क्राउन रूल कब से कब तक का रहा, 1858 से लेकर के आपका 1947 तक ये पूरा क्राउन रूल रहा, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, डायरेक्टली शासन कर रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कंपनी शासन कैसे रहा, कौन कौन से नियम, कौन कौन से एक्ट्स या कौन कौन से रेगुलेशंस जो है वो लाए गए, और किस तरीके से हमारी पॉलिटी या हमारा जो क्या बोल सकते हैं संविधान है वो बनने का, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी रूल के अंतर्गत देखिए ये समय था या ये काल था, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्ट्स जो है वो कंपनी लाती है, ठीक। पहले हम एक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला एक्ट जो आया था, ठीक है, सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 का एक रेगुलेशन एक्ट आया था, जिसको हमको आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चार्टर एक्ट आए थे। क्या आए थे, चार्टर एक्ट्स आए थे। अब ये जो चार्टर एक्ट्स थे ना, वो कितने चार्टर एक्ट्स आए, कोई बताएगा, किसी को पता है, कोई पॉलिटी पढ़े हो? 4 चार्टर एक्ट्स आए थे 20-20 साल के गैप में। जैसे कि पहला जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था, 1793 में आया था। इसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट कब आया था, 1813 में आया था। तीसरा कब आया था, 1833 में आया था। और चौथा चार्टर एक्ट कब आया था, 1853 में आया था। तो देखिए गैप देख सकते हैं आप, 20-20 साल का आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चार्टर एक्ट आए थे, ठीक है। तो यहां तक हम देखेंगे। इसके बाद क्या आने लगे पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लग गए। क्या आने लग गए आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लग गए। अब आप देखेंगे क्यों आने लग गया, देखिए क्वेश्चन पूछिएगा। ये 1853 है। इसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसके बाद आपको क्राउन रूल देखने को मिलता है। क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश का शासन। अब जो एक्ट्स रहेंगे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखाया रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले किसी एक्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अब के जो एक्ट रहेंगे 1857 की क्रांति के बाद के जो एक्ट्स रहेंगे उसमें आपको ये शब्द दिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग अलग आए, ठीक है। पहले आए 1909, फिर 1919, फिर 1935 और फिर 1947 में, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है। तो ये हम बाद में देखेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि पहले हम यहाँ तक जो है वो आज कवर करें, या में भी जितना हमसे हो पाए इस सेशन के अंतर्गत वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा संविधान बना कैसे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज के संविधान को झलकाते हैं या आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ आया? इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्किप कर देते हैं और सीधा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये इतिहास का भी पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, इसके प्रावधान कौन कौन से थे, ठीक है। क्या देखेंगे? रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट आया था वो आज हम देखेंगे। तो जो जो प्रोविजंस थे या जो जो प्रावधान थे उसको मैं आपको बताऊंगी, फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे और फिर जो हमारे से छूट गया होगा जो टॉपिक वो हम कवर करेंगे। जैसे हमारा प्रोसेस रहता है पढ़ने का, वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था? 1773 का जो प्रोविजन था वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पहला एक्ट था ये जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था इंडिया में, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए या इंडिया में शासन करने के लिए। इट वाज द फर्स्ट एक्ट या फर्स्ट रेगुलेशन दैट केम इन इंडिया टू कंट्रोल इंडिया। समझ में आया? तो ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। तो इंडिया में अंग्रेजी शासन का पहला कदम आप इसे कह सकते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 आया। समझ में आया? अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे या क्या क्या प्रोविजंस थे ये हमको जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1773 के रेगुलेशन एक्ट में कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होते थे? सिर्फ गवर्नर्स होते थे, ठीक है। पहले क्या होते थे? सिर्फ गवर्नर्स होते थे अलग अलग प्रांत में या अलग अलग प्रोविंसेस में। लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल को इस रेगुलेशन एक्ट में चेंज कर दिया गया। अब गवर्नर ऑफ बंगाल क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। अब इस एक्ट के अंतर्गत ये चेंज हो गया, अब वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा मुझे बताइए फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? किसी को पता है? पता है किसी को? हम हिस्ट्री में भी पढ़े हैं भाई, ऐसा मत करो। गुड, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये क्या थे? पहले हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जी, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि इस प्रोविजन के अंतर्गत जो गवर्नर थे बंगाल को, उनको नाम को बदल दिया गया और अब क्या कहने लग गए हम उन्हें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। पहला हो गया ये। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन आपका ये था कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, है ना, और बॉम्बे थे, ये दो जगहें थी। तो जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, इनका जो पावर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में ज्यादा था कि कम था? कम था, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका जो पावर था वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के कंपैरिजन में क्या था? ज्यादा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर थी, इन दोनों के पास कम पावर थी। समझ में आया? ये चीज रही दूसरे प्रोविजन में। तीसरे प्रोविजन में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बने ही बने, इनके साथ में इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बने। क्या बने? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं हेल्पिंग बॉडी। ये मेन थे, जैसे हमारे पीएम है आज के, वो मेन है, उनके साथ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना। तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन भी किया गया, जो एक्चुअली में इन्हें क्या करते थे? अलग अलग मैटर्स में क्या करते थे? सहयोग प्रदान करते थे या हेल्प करते थे, ठीक है। ये चीज थी। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा कब बनाया गया था? 1774 में बनाया गया था। और ये क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कौन से रेगुलेशन एक्ट या कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो हमें वो टिप्स में याद होना चाहिए कि ये रेगुलेशन एक्ट
1773 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, ये हमें नोट करना है, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता बनाया गया। ठीक, ये हुआ। इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन था, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता 1774 में बनाया गया। इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट रहेंगे, है ना, तो उन सर्वेंट को अब इंडियन से कोई भी क्या नहीं कह सकते, गिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो सर्वेंट्स लिख लेते हैं, सर्वेंट्स वर प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिटेड टू टेक एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, है ना, गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स फ्रॉम नेटिव। ठीक है, नेटिव। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो भी सर्वेंट्स थे उनको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया या मना कर दिया गया कि अब आप कोई भी गिफ्ट या कोई भी रिवॉर्ड जो है वो नेटिव इंडियंस से नहीं ले सकते। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर ज्यादा थी बाकियों के गवर्नर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो 1774 में हुआ था, इस ही एक्ट के अंतर्गत हुआ था। और ये भी याद रखना है कि सर्वेंट्स को बिल्कुल मना कर दिया गया था कि कोई भी वो गिफ्ट या कोई भी तरीके का रिवॉर्ड जो है वो भारतीयों से नहीं ले सकते थे। इतना समझ आया? इसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसका पावर ज्यादा था गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे के कंपैरिजन में, तो इनके बीच में ना हमेशा तनाकशी चलते रहती थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट तो इन लोगों ने कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को ढंग से नहीं बताया था। तो ये सब चीजों को देखते हुए इसमें एक अमेंडमेंट आता है। क्या आता है? अमेंडमेंट आता है। ये लिख लिए हो ना, इसलिए मैं छोटा कर रही हूँ, है ना। चलो, इसमें क्या आता है? एक अमेंडमेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, है ना। तो अमेंडमेंट मतलब समझते हो, सुधार करना। ठीक है, सुधार करना। तो ये एक अमेंडमेंट आता है जो 1773 के रेगुलेशन एक्ट में ही आता है। ठीक, तो अमेंडमेंट आता है। अब अमेंडमेंट को हम और क्या बोल देते हैं समझना, इसका और एक नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका, इस एक्ट का एक और नाम है जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1871, सॉरी 1781। ठीक है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कुछ सेटलमेंट्स हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हमको ऊपर वाले एक्ट में देखने को मिल रहा था, उसमें उस एक्ट के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सुधारने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस रहे? इसके अंतर्गत ये प्रोविजंस रहे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या क्या रहेंगे। पहले वाले में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर्स कोलैप्स कर रहे थे, क्योंकि दोनों कलकत्ता में थे, सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में था, है ना, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहीं ना कहीं कलकत्ता में ही थे। तो दोनों के पावर कोलैप्स कर रहे थे, इसीलिए इस एक्ट के अंतर्गत दोनों के पावर्स को अलग अलग लिख करके बता दिया गया। ठीक है, तो अब समझना, देखिए इसके अंतर्गत पहला ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे और जो सर्वेंट्स रहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र नहीं रहेगा। समझ आया मैं क्या बोली? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट रहेंगे, सेवक रहेंगे, इन दोनों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई अगर डिसीजन लेता है या फैसला लेता है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो लिखिए, गवर्नर जनरल of Bengal and servants were not under the jurisdiction of Supreme Court। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बोली मैं कि जो गवर्नर जनरल रहेंगे बंगाल के और जो उनके सर्वेंट्स रहेंगे प्लस उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी जो मेंबर्स रहेंगे, उन सब का सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये समझ में आया? क्या लाइन बोली मैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सर्वेंट्स जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हमको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ एप्लीकेबल रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो रहेगा बंगाल के जो आम जनता है, इनहैबिटेंट्स है, उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन रहेगा, जुरिस्डिक्शन, वो कहाँ एप्लीकेबल रहेगा? इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो जो कैलकाटा के जो निवासी हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। और कैसे रहेगा? हिंदूज जो रहेंगे उनको हिंदूज लॉ के बेसिस पे ट्रायल दिया जाएगा। हिंदूज जो रहेंगे उनके लिए हिंदू लॉ फॉलो किया जाएगा, है ना। और जो मुस्लिम्स रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा? मुस्लिम लॉ को क्या बोलते हैं? और शरिया। ठीक है, शरिया। तो ये दो थे कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहां पर लगेगा? इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, इनके ऊपर लगेगा। और हिंदूज को हिंदूज लॉ के हिसाब से ट्रायल किया जाएगा, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्रायल किया जाएगा। तीसरा चीज आप ये याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट था उनको रिवेन्यू मैटर्स का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिवेन्यू मैटर्स। ठीक है, आराम से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिवेन्यू मैटर्स है, जो पैसे के लेन देन का जो अधिकार है, वो भी नहीं था। वो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। तो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नर जनरल की पावर को और सुप्रीम कोर्ट के पावर को अलग अलग करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और उनके सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को किसका अधिकार दिया गया? इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तीसरा क्या था? सुप्रीम कोर्ट को जितने भी रिवेन्यू मैटर्स थे उनसे भी अलग कर दिया गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, ये लास्ट है, जैसे कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे, है ना, क्या होते थे? प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे, है ना, कोर्ट्स होते थे। और जो काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दोनों के बारे में डिसीजन कौन ले पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ले पाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ले पाएगा? इसके डिसीजंस लेने का अधिकार जो था वो किसके पास में था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, तो जो प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे और जो काउंसिल से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे, उनके बारे में डिसीजंस या उनके बारे में निर्णय भी अब कौन लेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई भी भागीदारी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम वही समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जा रहा है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। समझ आया? कोई डाउट है? ठीक है, ये चीजें देखिए एक बार क्विकली हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे हम पढ़े। ठीक है, देखो रेगुलेशन एक्ट हमने देखा सबसे पहले 1773 का। ये किसके अंतर्गत आता है? कंपनी रूल के अंतर्गत आता है कि कंपनी ने 1773 से लेके 1858 तक शासन किया और उसके अंतर्गत ये पहला एक्ट आया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी कि हम किस तरीके से अंग्रेज जो है वो किस तरीके से भारत में शासन करेंगे। ठीक है, पहला था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश कंट्रोल। पहला स्टेप था ये ब्रिटिश कंट्रोल के लिए। इसके बाद इसके अलग अलग प्रोविजंस हुए, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बोलो भाई कुछ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब इसके बाद जो मद्रास के गवर्नर थे, बॉम्बे के गवर्नर थे, दोनों का पावर, इनके पावर के कंपैरिजन में क्या था?
कम था, ये हमको याद रखना है ना, ये प्रोविजन याद रखना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया गया 1774 में, ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट था कि सर्वेंट्स को किसी भी प्रकार का जो गिफ्ट होता था वो नहीं लेने दिया जाता था। क्यों नहीं लेने दिया जाता था, आप सोच के बताएंगे कुछ बेसिक इसका आंसर? क्यों नहीं लेने दिया जाता होगा? फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट हैं, उनको गिफ्ट्स लेने से क्यों मना किया जाता था? अरे भाई ऑब्वियसली सी बात है, वो लोग करप्ट हो जाएंगे ना। अगर कोई राजा महाराजा उनको गिफ्ट देके अपना कोई बात मनवा रहा है तो वो करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज भी स्टार्टिंग में यही किए थे, है ना। अंग्रेज भी कहीं ना कहीं ऐसे गिफ्ट देके, प्रलोभन देके अपनी बात मनवाए थे, और ये बात उनको पता थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का गिफ्ट या रिवॉर्ड अब हमको नेटिव से नहीं लेना है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हमने अमेंडमेंट एक्ट देखना है, इसी का ही अमेंडमेंट था, इसी में ही सुधार किया गया, क्योंकि बहुत सारे इसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया, जो 1781 या 1781 में आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के पावर्स को अलग अलग अब रखा गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट को किसका अधिकार दिया गया? इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, मतलब कि कैलकाटा के जो मूल निवासी है उनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का अधिकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हमने देखा कि जो भी आर्थिक मामले थे, रेवेन्यू मैटर्स थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया था, ठीक है। उसको भी कौन हैंडल करेंगे? गवर्नर जनरल हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और काउंसिल्स थी, उनका भी डिसीजन अब कौन लेंगे? गवर्नर जनरल लेंगे। तो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो मैटर्स थे या जो जुरिस्डिक्शन था उसको डिसाइड कर दिया गया या डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट वाज द अर्ली और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर पढ़े हैं, है ना, पावर्स को डिवाइड कर देना अलग अलग लोगों में। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर का एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट समझ में आया? इसके अंतर्गत कोई डाउट है? नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा, ठीक। चलिए, ये वही लिखा हुआ है 1773 का रेगुलेशन एक्ट, ठीक। ये बहुत थोड़े बड़े फॉन्ट में है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, एक दो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे हिंदी लिसनर्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि उसको अच्छे से हिंदी में हम ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो देखिए, रेगुलेशन एक्ट जो था 1773 का, वो क्या था? एक पहला स्टेप था ब्रिटिश के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इसका मतलब क्या था कि 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट आया वो पहला ऐसा स्टेप था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडियन अफेयर्स को मैनेज करेगी, या इंडिया के जो भी इश्यूज होंगे उसको अब वो मैनेज करेगी। समझ आया? पहला कदम था। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ centralized administration and British parliamentary oversight over the company rule in India। मतलब क्या था कि ये कहीं ना कहीं centralized administration की शुरुआत थी। देखिए, centralized administration होता है और decentralized होता है, दोनों का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ कि ना? नहीं समझते ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, सेंट्रलाइज्ड, इसके अंतर्गत जो पावर रहता है वो कुछ ही चुनिंदा टॉप लोगों के हाथ में रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एग्जांपल ऑफ रशिया, अभी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ रशिया, जिससे आपको समझ आएगा। रशिया में सिर्फ प्रेसिडेंट है, उन्हीं के हाथ में पावर है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें सिर्फ एक दो लोगों के हाथ में ही पावर रहेगा, बाकी लोगों के हाथ में पावर नहीं रहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बताइए, कोई ऐसे चुप मत बैठो भाई। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जांपल समझ सकते हो? पावर डिवाइड हो जाता है, गुड, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल है इंडिया, है ना। इंडिया में सबसे पहले क्या है? हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सेंट्रल लेवल है, देन स्टेट लेवल है, देन इवन हमको छोटे लोकल बॉडीज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पावर डिवाइडेड है, लेकिन
ये जो एक्ट था ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का बिगिनिंग था। अब क्या होगा, जो भारत में शासन होगा वो सेंट्रलाइज्ड रूप से होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में शासन रहेगा, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ मद्रास, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, इनके हाथ में मेजर पावर जो है अब इनके हाथ में चले जाएगी। समझ में आया ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन? ये हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या रहा, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन प्लीज बी पेशेंट एंड धीरे धीरे समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको पूरा पावर कंट्रोल जो है वो भारत का मिल गया। There were widespread reports of corruption, mismanagement एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय कंपनी ऑफिशियल्स। मतलब क्या होता था कि जब कंपनी को शासन प्रशासन मिला, जब कंपनी को पावर मिला, तब क्या होने लगा, धीरे धीरे बहुत सारे केसेस होने लगे भ्रष्टाचार के, कि वो लोग अब पैसा ले रहे हैं किसी से, काम नहीं कर पा रहे हैं, मिसमैनेजमेंट की बहुत ज्यादा शिकायतें होने लगी कि वो शासन प्रशासन ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए वो आम जनता का, या प्रताड़ना जो है वो देने लग गए आम जनता को। ठीक है, द कंपनी वॉज फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज सॉट अ लोन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जो अंग्रेजी शासन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था। ठीक है, लोन लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट भारत में अच्छी नहीं थी। भारत में गवर्नमेंट ला सकते हैं या भारत में हम रेगुलेट कर सकते हैं उनके अफेयर्स को। समझ में आया? तो ये जब कंपनी रूल चल रहा था तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी, और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि अब वो भारत के मामले में हस्तक्षेप कर सके। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक तो ये बैकग्राउंड चल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है कि की फीचर्स क्या क्या थे आपके रेगुलेशन एक्ट के, ये पूछा जाता है। सबसे पहले समझिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल created an office of the Governor General of Bengal. First to hold the post was Warren Hastings. इस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला जो पोस्ट है वो किसका बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बनाया गया था। पहले इसे हम गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे हमारे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, ये मैंने बताया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थे, देखो, गवर्नर जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय द 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड डिसीजन जो होगा वो कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, गवर्नर जनरल रहेंगे, उनके साथ उनके 4 जो है अलग अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहेंगे, और पांचों मिलेंगे, और जो डिसीजन होगा वो कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी में लिया जाएगा। मतलब 5 में से 3 किसके पक्ष में है, तो जिसके पक्ष में रहेंगे उस चीज में डिसीजन लिया जाएगा। तो यहां पर आप समझना, इनको कोई वीटो पावर नहीं मिली थी। जो हमारे गवर्नर जनरल है ना, इनको कोई भी वीटो पावर नहीं मिली थी। ये बाद के एक्ट्स में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता था वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाता था। ये पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन, ये मैंने बताया है कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी उसको बंगाल के कंपैरिजन में कम पावर मिली थी। ये यहाँ के जो भी गवर्नर्स थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के कंपैरिजन में कम पावर मिली थी। ठीक है, ये भी पॉइंट हमको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड एट द कलकत्ता इन 1774। अच्छा, लक्ष्मीकांत में हम, मेरे पास जो एडिशन है उसमें ये नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप ये ऐड कर सकते हो। इलिजा इम्पे करके एक पर्सन थे जो चीफ जस्टिस बने थे। ये खैर इतना डीप नहीं पूछा है आज तक कोई भी पीएससी या व्यापम के एग्जाम्स में कि चीफ जस्टिस उस समय के कौन थे, लेकिन अगर हम लिख सके तो हम लिख ले, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
इसके बाद देखिए कंपनी ओवरसाइट, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स रहेंगे वो किसको जाकर के रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे। ये भी कहीं ना कहीं प्रोविजन था। अब देखिए प्रोहिबिशन ऑन कंपनीज ऑफिसर्स, कंपनी ऑफिसर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स। मतलब जो भी कंपनी के ऑफिसर्स होते थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने की अनुमति नहीं थी, मतलब पर्सनल तौर पर वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकते थे, पहला चीज। दूसरा चीज, वो गिफ्ट नहीं ले सकते थे, ब्राइब्स नहीं ले सकते थे। ये चीजें हमको याद रखनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए और प्रोविजंस नहीं, इतने ही इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। इसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पहला कदम माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरफेयर्ड इन द कंपनी अफेयर्स, मतलब पहली बार अंग्रेजी पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के मैटर में इंटरफेयर किया था। इससे पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो अपने अनुसार भारत में शासन कर रही थी, लेकिन ये जो रेगुलेशन एक्ट था इसके अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब क्या कर रही है, कंपनी को कंट्रोल कर रही है, या कंपनी के मैटर्स को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रही है। समझ आया? धीरे धीरे कंट्रोल करेगी वो कंपनी के मैटर्स को, और उसके बाद 1858 के आते आते तक कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा, और पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ये उसकी शुरुआत थी, सीधा कंपनी को खत्म नहीं किया गया, धीरे धीरे उनसे पावर्स जो है वो छीना गया, ठीक। इसके बाद देखिए लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद में चार्टर एक्ट्स हो गए। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो बाद में धीरे धीरे फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए या प्रशासनिक सुधार आए, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट हो गया या चार्टर एक्ट हो गया, ठीक। क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, तो ये किस तरीके के सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, डुअल गवर्नमेंट, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। डुअल गवर्नमेंट, कंपनी रूल अंडर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो कंपनी का रूल रहेगा लेकिन मेन कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का रहेगा। कौन से पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट मत बोल देना, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक। चलो इसके बाद में इसके दिक्कतें क्या क्या हुई, डिफेक्ट्स क्या क्या हुए, या इसके लिमिटेशंस क्या क्या हुए, देखिए इसमें समझेंगे। गवर्नर जनरल हैज नो वीटो पावर, ये मैंने बताया है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि 1773 के रेगुलेशन एक्ट में क्या गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिली थी, तो आंसर आएगा नहीं मिली थी। ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी, उनको अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के साथ मिल करके फैसला लेना पड़ता था किसी भी क्षेत्र में, तो मेजोरिटी में उनका जो है वो फैसला होता था, वीटो पावर उनके हाथ में नहीं थी। कॉन्फ्लिक्ट विद द काउंसिल मेंबर्स, वही बात लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनके साथ में उनका आए दिन झगड़ा होते रहता था, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था, क्योंकि उनका कुछ और मत रहता था, गवर्नर जनरल का कुछ और मत रहता था, ठीक। एम्बिग्यूटीज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया है इस चीज को भी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उनका पावर डिवाइडेड नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार के मामले में आए दिन जो है वो लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है। इसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट विद द काउंसिल एंड इंडियंस लीडिंग टू द केसेस लाइक नंद कुमार केस, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था, और इस तरीके के लड़ाई झगड़े के कारण बहुत सारे केसेस जो हैं हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है आपका नंद कुमार केस का। डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव, ये मैंने बताया है कि इस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ढंग से नहीं बताया गया था, इसीलिए हमको 1781 में इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमको फ्लो चार्ट की मदद से हमको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये फ्लो चार्ट ना अगर आप नोट करेंगे तो नोट कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट आपका एक नोट्स रहेगा जो आप क्विकली रिवाइज कर लोगे, या आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी इजी, लेकिन हमको वापस जाना है। कभी कभी क्या होता है हम पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं और वो हमारे स्टोरेज में ऐसे ही पड़े रहता है, फिर हम बाद में उसको डिलीट कर देते हैं, तो हमको वो नहीं करना, हमको घर जाना है, पिक्चर्स क्लिक करे हो उसको जाके हैंड रिटन नोट्स में लिखना है,
दैट इज मोर इफिशिएंट। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें एक फ्लो चार्ट की मदद से आप समझेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो रहा था, मिसरूल हो रहा था। मिसरूल का मतलब उनको शासन प्रशासन ढंग से करते नहीं बन रहा था। इसके बाद उनको एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन लेना पड़ा, तब क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब क्या किया, इंटरवीन करना चालू किया, हस्तक्षेप करना चालू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन में। ठीक, इसके बाद क्या आता है, रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 का, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने थोड़ा सा कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक, अब इसके अंतर्गत अलग अलग प्रोविजंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। इसके बाद में बॉम्बे और मद्रास के जो भी हमारे गवर्नर्स थे वो क्या थे, सबऑर्डिनेट थे या छोटे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 2 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना। ठीक, इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइफ, मतलब जो भी प्राइवेट ट्रेड करते थे वहां पे लोग, पहले वो मान्यता प्राप्त था लेकिन अब इस एक्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक, इसके बाद क्या था ये, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर इंडिया। तो ये पहला कदम था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंट्रोल स्थापित किया। ठीक, laid the base for the centralized colonial administration। तो ये कहीं ना कहीं एक centralized administration के लिए शुरुआत जो है वो मानी गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया, जहां पर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोगों को या चुनिंदा लोगों को दी जाती है, बाकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड नहीं रहती। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका होता है ओवरऑल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये इतना हमने देखा है ना। तो ये आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम क्या देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे चार्टर एक्ट्स आए हैं वो हम देखेंगे, और इसमें कम से कम 2 या 3 क्लासेस हमारी लगेंगी। उसके बाद फिर हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, या संविधान किस तरीके से बनाया गया, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, फिर एक एक करके हम पूरा लक्ष्मीकांत को धीरे से कवर करेंगे। टाइम लगेगा तो पेशेंस रखना है हमको, बिकॉज बहुत बड़ा है ये, लक्ष्मीकांत ही इतनी मोटी है ना, और उसमें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको फिर और पॉलिटी कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना डीप है ये। बस आपको ढंग से नोट्स बनाने हैं और जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।